साउथ सिनाई बना इजरायलियों की पनाहगाह। हजारों इजरायली अपना घर छोड़कर मिस्र में क्यों हुए दाखिल? मिस्र के लोगों का फुटा गुस्सा, सरकार को भी सता रहा डर। जानेंगे क्या है पूरा मामला। और साथ में ईरान से बड़ी खबर आ रही है। ईरानी संसद ने संयुक्त राष्ट्र एजेंसी IAEA से नाता तोड़ने के लिए मंजूरी दे दी है। इसी बीच अमेरिकी मीडिया ने बड़ा खुलासा किया है। भीषण हमले के बावजूद ईरान का न्यूक्लियर साइट पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद ट्रंप ने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है और सऊदी अरब पर भी सुसाइड अटैक होने वाला था। इसी तरह दुनिया भर की कई खबरें हैं जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो बिना समय गंवाए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, ईरान और इजरायल के बीच 12 दिनों की भीषण जंग अब थम चुकी है, लेकिन इसके असर से पड़ोसी मुस्लिम देश मिस्र में हलचल तेज हो गई है। खासकर साउथ सिनाई में सुरक्षा अलर्ट बढ़ा दिया गया है। वजह है इजरायली नागरिकों का अचानक और भारी संख्या में मिस्र की सीमा में घुसना। जैसे ही इजरायल और ईरान के बीच तनाव बढ़ा, हजारों इजरायली नागरिक तबाह बॉर्डर पार करके मिस्र के साउथ सिनाई में दाखिल हो गए। कुछ लोग कार से, कुछ बाइक से और कुछ पैदल ही पहुंचे। शर्म अल शेख एयरपोर्ट के जरिए वो दुनिया भर के देशों में रवाना होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में लोग वहीं रुक भी गए हैं तब तक के लिए जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। हालांकि मिस्र सरकार ने इन इजरायली नागरिकों की आवाजाही में मदद की है, लेकिन इस कदम ने मिस्र में जनता के बीच गुस्सा पैदा कर दिया है। लोगों ने इस पर राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता और फिलिस्तीनियों के साथ भेदभाव जैसे सवाल उठाए हैं। मिस्र की सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि इस भीड़ में इजरायल के जासूस यानी मोसाद या शिन बेट के एजेंट छुपे हो सकते हैं। अगर वो काहिरा या अलेक्जेंड्रिया जैसे शहरों तक पहुंच गए तो जासूसी ऑपरेशन या किसी गुप्त मिशन को अंजाम देना आसान हो जाएगा। मिस्र का साउथ सिनाई क्षेत्र पर्यटन के लिए मशहूर है। इजरायली टूरिस्टों की वजह से होटलों की बुकिंग फुल हो गई है, लेकिन सरकार को डर है कि अगर किसी इजरायली नागरिक पर हमला हुआ तो इससे टूरिज्म सेक्टर को तगड़ा झटका लग सकता है। साथ ही मिस्र और इजरायल के बीच पहले से ही तनावपूर्ण रिश्ते और बिगड़ सकते हैं। यही वो बात है जिसने मिस्र की जनता को गुस्से से भर दिया है। पिछले हफ्ते गाजा के लिए दवाएं और राहत सामग्री लेकर जा रहे एक्टिविस्ट को मिस्र ने रोक दिया। कईयों पर हमला हुआ, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया, लेकिन वहीं इजरायली नागरिकों को खुलेआम साउथ सिनाई में जगह दी जा रही है। उनकी खुले दिल से इस्तेकबाल कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि मिस्र दोहरा रवैया अपना रहा है। एक और फिलिस्तीनियों की मदद रोकी जा रही है। मतलब इसको लेकर मिस्र में सरकार के खिलाफ आक्रोश काफ़ी ज़्यादा है। लोग इसकी तुलना ब्रिटेन के कब्जे से भी कर रही है, जब मिस्र में ब्रिटेन का राज था। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ईरान की संसद ने बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA के साथ सहयोग को रोकने वाला कानून पास कर दिया। यह फैसला उस 12 दिन की जंग के बाद लिया गया जिसमें अमेरिका और इजरायल ने ईरान की परमाणु साइट्स पर हमले किए और ईरान ने जवाब में इजरायल पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। ईरानी सरकारी टीवी के अनुसार संसद के 290 में से 221 सांसदों ने इस कानून के पक्ष में वोट किया। सिर्फ एक ने वोटिंग से परहेज किया, जबकि किसी ने विरोध नहीं किया। संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने कहा कि IAEA ने ईरान की परमाणु साइट्स पर हुए हमलों की निंदा तक नहीं की, जिससे एजेंसी ने अपनी अंतर्राष्ट्रीय साख खो दी है। उन्होंने कहा कि ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन अब IAEA से कोई सहयोग नहीं करेगा जब तक कि उनकी साइट्स की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जाती। ईरान के सांसद अली रेजा सलीमी ने बताया है कि अब IAEA के निरीक्षकों को तभी ईरान में आने दिया जाएगा जब देश की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इजाज़त देगी। अगर कोई अधिकारी उन्हें बिना इजाज़त अंदर आने देगा तो उसे सज़ा मिलेगी। इसके अलावा IAEA के साथ सुरक्षा समझौते और बाकी सहयोग भी रोक दिए जाएंगे। उनके कैमरे, निरीक्षण और रिपोर्टिंग जैसी सारी गतिविधियां बंद कर दी जाएंगी। यानी अब ईरान और IAEA के बीच यूरेनियम पर कोई भी निगरानी या सहयोग नहीं रहेगा। हालांकि यह फैसला अभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ है। इसके लिए संविधान संरक्षण परिषद और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मंजूरी बाकी है। वहीं IAEA के चीफ राफेल ग्रोसी ने कहा है कि परमाणु साइट्स पर निगरानी का बंद होना ठीक नहीं है, लेकिन वो अब भी बातचीत को लेकर उम्मीद रखते हैं
और उनके निरीक्षक तैयार है दोबारा काम शुरू करने के लिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को नीदरलैंड के हेग में नाटो समिट में मीडिया से बात की। इसमें उन्होंने कहा कि अगर ईरान ने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से शुरू किया तो फिर हमला करेंगे। ट्रंप ने कहा कि 22 जून को अमेरिकी हमले के बाद इजरायली एजेंट से ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर साइट गए थे। उन्होंने ही बताया कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट पूरी तरह तबाह हो गई है। हालांकि अमेरिकी मीडिया हाउस CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान के परमाणु ठिकानों पर उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। ये दावा एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर किया गया है। इसमें कहा गया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम कुछ महीनों से पिछड़ गया है, ये पूरी तरह से तबाह नहीं हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर मीडिया रिपोर्ट्स को फर्जी करार दिया। उन्होंने लिखा, CNN और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इतिहास के सबसे सफल सैन्य हमलों में से एक को बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के गृह मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान जारी कर बताया कि 2 सऊदी नागरिकों को मौत की सजा दी गई। इन दोनों पर कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने का आरोप था। बयान के मुताबिक जिन 2 लोगों को सजा दी गई उनके नाम है मजअल बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान अल फौजान और सुलेमान बिन इब्राहिम बिन अब्दुर्रहमान अल फौजान। मंत्रालय ने बताया कि ये दोनों एक आतंकी सेल में शामिल थे जिसने सऊदी अरब के एक प्रांत में स्थित एक सैन्य अड्डे पर सुसाइड अटैक करने की योजना बनाई थी। इसके लिए उन्होंने उस सैन्य अड्डे की निगरानी की, वहां से आने जाने वाली गाड़ियों का पीछा किया और पूरी गतिविधि पर नजर रखी। हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया कि यह कब होने वाला था और क्या क्षेत्रीय घटनाक्रम से कोई इसका नाता है। बयान में कहा गया है कि उन्होंने एक आतंकी संगठन के नेता से बैअत यानी वफादारी की कसम भी खाई थी। साथ ही इन दोनों ने आतंकवाद के लिए पैसे जुटाए, दूसरे आतंकियों को छिपाया और देश की आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने के मकसद से हथियार भी जमा किए। जांच के बाद दोनों पर मुकदमा चलाया गया और सभी आरोप साबित होने पर अदालत ने उन्हें मौत की सज़ा सुनाई। ये सज़ा सऊदी अरब के कसीम क्षेत्र में लागू की गई। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, नीदरलैंड के द हेग शहर में नाटो समिट का आज दूसरा दिन है। ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है। इस बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मांग की है कि सभी सदस्य देश को अपने GDP का 5% रक्षा पर खर्च करें, जबकि अभी वो सिर्फ 2% खर्च करते हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिका नाटो में अकेले बहुत ज़्यादा पैसा दे रहा है। हालांकि स्पेन ने इसे ठुकरा दिया है और फ्रांस, इटली और कनाडा भी इससे सहमत नहीं है। दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार को भी बैठक में मतभेद दिखे, खासकर ट्रंप के आर्टिकल 5 पर सीधा समर्थन न देने को लेकर। नाटो महासचिव मार्क रूटे ने कहा कि संगठन एकजुट होकर यूक्रेन जैसे मुद्दों का सामना कर सकता है, लेकिन अब कई यूरोपीय देश ट्रंप के रवैये से नाराज है और आज की मीटिंग में इस पर फैसला हो सकता है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, और जो भी साथी चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।